हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, हम लोग कल पिछली क्लास में हम लोग स्टडी किए थे फंडामेंटल और डेराइव्ड्स के बारे में। तो फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि फिजिक्स में हम लोग काफ़ी चीज़ें स्टडी किए। तो हम लोग को किसी भी काम को करना चाहिए तो एकदम मन और लगन से करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना कोई आसान नहीं होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलती है। डरने वालों को क्यों नहीं मिलता है कुछ, और लड़ने वालों के क्या होता है, कदमों में सारा जहान होता है। तो जो संघर्ष करेगा, जो लड़ाई करेगा, वही सब कुछ पाएगा। और जो लोग डर करके भाग गए, समझिए वही अपना सब कुछ छोड़ करके वहीं से चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पिछली क्लास में कल फंडामेंटल्स यूनिट डेराइव्ड के बारे में पढ़ लिए। तो आज ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार। अब देखें हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो ये आपका 3 प्रकार से होता है। हमारा होता है सीजीएस सिस्टम, हम लोग सुने होंगे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या होती है? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति। इसमें क्या होता है? सीजीएस में होता है सी मतलब सेंटीग्राम, जी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है एफपीएस। एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। और एमकेएस सिस्टम जो आपका होता है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में आपका क्या है? मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, इसको किग्रा कहते हैं, और सेकेंड। तो हमारा 3 सिस्टम हो गया आपका। सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसको सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। एफपीएस पद्धति जिसको फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं, और एमकेएस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मीटर, किग्रा, सेकेंड। तो इस प्रकार से। और एक आपका होता है एसआई यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति जो हमारा होता है, पीछे हम बताए हैं जो कि 7 मूल मात्रक जो होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या एसआई यूनिट्स में लिया जाता है। और उस 7 मूल मात्रक के सिवा 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक
और दो पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? दो तथा दो पूरक मात्रक। तो हम लोग मूल मात्रक के बारे में पिछली क्लास वीडियो में देख लिए हैं। अब हम लोग पूरक मात्रक क्या हैं? एक होता है रेडियन, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन। तो दो सात मूल मात्रक, दो पूरक मात्रक, जिसको रेडियन और स्टेरेडियन बोलते हैं। तो हमारा मात्रक के प्रकार जो है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम, ये हमारे चार प्रकार के हो गए। और एसआई पद्धति में क्या होते हैं? सात मूल मात्रक होते हैं और दो पूरक मात्रक होते हैं, जो कि हम लोग पहले कक्षाओं में देख चुके हैं कि मूल मात्रक के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। और आगे हम लोग अब गति के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है? मोशन। क्या होता है? गति के बारे में देखते हैं, जिसको बोलते हैं मोशन। मोशन, गति। गति, गति क्या है? कह रहा किसी वस्तु का स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु का स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति का, किसी वस्तु की स्थिति का किसी स्थिर किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ समय के साथ परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति, गति कहते हैं। तो गति भी हमारा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। गति हमारा क्या होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है रैखिक गति, एक होता है रेखीय या रैखिक गति। रेखीय गति, जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। और दूसरा होता है घूर्णन गति। क्या होता है? घूर्णन गति। घूर्णन गति, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आर रोटेशनल
अब बात आती है कि रेखीय गति क्या होती है और घूर्णन गति क्या होती है। रेखीय गति होती है जो किसी एक निश्चित लाइन से एक लीनियर मोशन में गति किया जाता है, एक निश्चित दिशा से चला जाता है, वो हमारा क्या होती है, रेखीय गति होती है। और किसी एक निश्चित पथ पे वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति। तो रेखीय गति हमारी एक सीधी दिशा में होती है, जबकि घूर्णन क्या होता है, हमारा मोशन करता है किसी वृत्तीय पथ पर या वृत्त पथ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसका गति का, तो गति के बारे में हमारा इसमें अब आ गया। और गति हम लोग जान लिए कि रेखीय गति और घूर्णन गति होती है। अब हमारा देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। बहुत कंफ्यूजिंग बात होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। दूरी क्या है, दूरी जो होती है कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है, मतलब हम यहां से कहीं भी चले, जितना दूरी टोटल चल देते हैं जितने पथ के द्वारा, वो हमारा दूरी कहलाता है। अभी कम से कम आपको 100% और 90% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। दोनों है सेम। डिस्टेंस का मात्रक भी मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक भी मीटर होता है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो डिफरेंस होता है, वो डिस्टेंस जो हमारी है कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल डिस्टेंस या कुल लंबाई होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है कि एक किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच मापी गई न्यूनतम दूरी जो होती है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। विस्थापन जो होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो होती है उसके बीच की जो हमारी दूरी होती है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए दोनों का मात्रा क्या होता है, मीटर ही होता है। चाहे आपका डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है कि वस्तु द्वारा जितनी भी हम दूरी चल जाएंगे जिस मार्ग के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम कहीं पॉइंट पे खड़े हैं और कुछ दूरी चल करके फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है।
तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहां लिख सकते हैं आप, अभी हम लोग आगे लिख देते हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। ठीक है, तो विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हम लोग जान गए हैं कि विस्थापन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, कुछ भी हो सकता है। और डिस्टेंस के बारे में बता दिया गया, डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और हम लोग आगे अब देखते हैं, हम लोग कई बार दिमाग में आता है कि कई बार पेपर पूछता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कि सदिश राशि और अदिश राशि। पेपर में कई बार पूछता है, बताइए ये भौतिक राशि कौन सी राशि होगी, या ये राशि कौन सी राशि है। तो जैसे आपका बल पूछ लेता है, द्रव्यमान पूछ ले, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अदिश राशि। अदिश राशि अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण दिया होता है, कोई दिशा का जिक्र नहीं किया जाएगा, कोई दिशा नहीं बताया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। जिसमें केवल उसके डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, केवल उसके परिमाण की बात की जाती है। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो अदिश राशि क्या है, जिसके केवल परिमाण का बात किया जाता है कि इतने मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड, या इतनी दूरी चली है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी कोई दिशा ना दिया हो। तो अदिश राशि जिस भौतिक राशि में जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण, जिस भौतिक राशि में परिमाण उपलब्ध हो, केवल परिमाण उपलब्ध हो, केवल परिमाण, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण उपलब्ध हो, केवल परिमाण उपलब्ध हो, दिशा का ज्ञान न हो, दिशा का ज्ञान ना हो, क्या कहलाएगी, अदिश राशि। क्या कहलाती है, अदिश राशि। अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है,
अब इसमें आता है कि कौन कौन सी चीजें अदिश राशि में आएंगी, कौन सी सदिश राशि में आएंगी। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि जिसमें केवल दिशा का ज्ञान नहीं होगा, केवल परिमाण दिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया होगा, वो हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, टाइम, इसको बोलते हैं समय, समय, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस, प्रेशर, स्पीड, प्रेशर, स्पीड, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, दाब, स्पीड, वर्क, एनर्जी। वर्क का क्या होता है, कार्य, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा। इस प्रकार से आपके बहुत सारे होते हैं इत्यादि। तो हम लोग बेसिक चीज समझ गए कि मतलब अदिश राशि होती क्या है। अभी जब इस पे हम लोग आप लोग को आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बहुत चीजें क्वेश्चन हमारा जो भी कंफ्यूजन है खत्म हो जाएगा कि कौन सी राशियां कैसे होती हैं, कैसे देखा जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग अभी कंसेप्ट जान गए कि अदिश राशि क्या है, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण उपलब्ध होता है, दिशा का ज्ञान ना हो, वह अदिश राशि कहलाती है। द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, प्रेशर को बोलते हैं दाब, दाब। इस प्रकार से हमारा क्या है, ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं सदिश राशि क्या है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब ये तो उससे और बढ़िया है, जब एक समझ गए हम लोग, दूसरा आप आसानी समझ जाते हैं कि जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण था तो उसको क्या अदिश राशि बोले हैं। लेकिन जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों दिया होता है वो हमारा सदिश राशि कहलाता है। तो जिस भौतिक राशि में, जिस भौतिक राशि में, जिस भौतिक राशि में जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा, दिशा ज्ञात होती है, परिमाण तथा दिशा ज्ञात होती है, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है मतलब जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा ज्ञात होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपका वेग, त्वरण,
विस्थापन, विस्थापन, आवेग, धारा, घनत्व, भार, घनत्व, भार, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इत्यादि। इत्यादि। तो हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में अच्छे से जिक्र कर लिए हैं कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग अदिश और सदिश के बारे में जान लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं कि न्यूटन साहब को बहुत लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब ने क्या नियम दिया है। तो न्यूटन्स लॉ जिसको बोलते हैं, न्यूटन साहब ने क्या किया है, पहले देखना हम हेडिंग डालते हैं फिर उसे बताते हैं उसके बारे में। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं। पहले हम देखते हैं न्यूटन्स का क्या नियम है। तो न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो थी, कौन सी पुस्तक थी, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब ने अपना गति का 3 नियम दिया था। क्या दिया था, गति का 3 नियम दिया था। लिख लेते हैं हम लोग। न्यूटन ने न्यूटन ने 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के 3 नियम दिए। कहीं पूछ लेता कि किस सन में न्यूटन साहब ने गति का नियम दिया था, 1687 ईस्वी में दिया। कौन सी पुस्तक उनकी थी, तो कौन सी पुस्तक थी, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के 3 नियम दिए। गति के गति के 3 नियम दिए। कौन कौन से 3 नियम दिए इन्होंने? 3 नियम जो दिया है, पहला आपका है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम।
जड़त्व का नियम, या इसी को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। दूसरा नियम जो उन्होंने दिया है, गति का दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। यही हमारा क्या होता है, संवेग का नियम या बल का नियम भी इसी को बोलते हैं। और तीसरा हमारा है तृतीय नियम जो होता है, गति का जो तृतीय नियम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम लोगों ने न्यूटन के गति के नियम का जो अध्ययन किए कि न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 3 नियम दिए। जो गति के नियम, जो 3 नियम दिए हैं, तो गति का प्रथम नियम जिसके जड़त्व का नियम या सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, जड़त्व का नियम, इसको जड़त्व का नियम लिख लेंगे। जड़त्व का नियम अथवा बोलते हैं गैलीलियो का नियम। क्या बोलते हैं, अथवा गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। गति का द्वितीय नियम जो था वो संवेग का नियम कहलाता है। तृतीय नियम जो होता है गति का, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो इसलिए हम लोग तीनों नियम के बारे में बता दिया गया, और थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं इसके बारे में, डिस्क्राइब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गति का प्रथम नियम जो हमारा है, जड़त्व का नियम जो होता है, क्या होता है, छोटे छोटे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम पेड़ को, अगर पेड़ हमारा सीधा खड़ा होता है तो पेड़ को जब तक हम हिलाएंगे नहीं तब तक उसके फल नीचे नहीं गिरेंगे। क्या होगा, जब पेड़ को जब तक हम हिलाते नहीं हैं तब तक, या कुछ उसको कोई आपका रिएक्शन नहीं देंगे, तो पेड़ आम के जो हमारे फल जो हैं वो वहीं पर टिके रहते हैं। तो जब पेड़ के हिलाने के बाद क्या होता है, फल नीचे गिरने लगता है। या हम लोग मौसम में, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो हम लोग जब कंबल वंबल अपना लेते हैं, कंबल हो रजाई हो, तो उसको हम लोग जब धूप में सुखाने के बाद डंडे से पीटते हैं, उसके कण क्या होते हैं, नीचे झड़ करके गिरने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, जब तक हम लोग उसको फोर्स ना लगाएं तो उसके कण नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन जब हम लोग उसको डंडे से इत्यादि से पीटते हैं तो क्या होता है, उसके कण नीचे गिरने लगते हैं। तो वही कहता है जड़त्व का नियम जो होता है, कि जड़त्व का नियम वह नियम होता है जब तक किसी पर हम लोग बाह्य फोर्स ना लगाया जाए या उस पर कोई बाह्य प्रतिक्रिया ना दिया जाए, तब तक वह गति की अवस्था में नहीं होगा। और अगर वह विराम की अवस्था में है तो गति की अवस्था में नहीं होगा, और गति की अवस्था में तब तक वह विराम की अवस्था में नहीं आएगा। तो जड़त्व का नियम क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में बनी रहती है, प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में या गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको, उसका बाह्य बल कार्य ना करे, या उसको कोई बाह्य बल जब तक नहीं लगाया जाएगा। तो हमारा क्या होता है, वो जड़त्व का नियम होता है। और द्वितीय नियम क्या होता है, संवेग का नियम। इसी को हम लोग F बराबर m इंटू ए। तो
जड़त्व, ये आपका किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम जो होता है इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, कि अगर आपको किसी को एक चाटा लगाएंगे तो उल्टा आपको दूसरा भी आपको लगा देगा, तो वो क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे आप लोग, क्रिकेटर जो फील्डिंग करता है, जब गेंद को पकड़ता क्या करता है? वो अपनी तरफ को खींचता है, वो क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो हमारा क्या है? जितनी स्पीड से आए उसको उसकी उल्टा उसको धक्के देता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। और बंदूक जब चलाते हैं हम लोग, ये बता दो इस पे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम बता रहा हूं, जब हम लोग बंदूक चलाते हैं तो जितनी तेजी से बंदूक की गोली आगे निकलती है उतनी स्पीड से, उसी झटके से क्या होता है? जो बंदूक चलाने वाला पीछे की तरफ झुकता है, तो उसमें क्या होता है? उसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहां पर फॉलो होता है। तो ठीक है, तो इतना हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया कि उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट्स के टाइप्स कितने होते हैं, अदिश राशि सदिश राशि के बारे में जाना गया, और न्यूटन के गति के नियम के बारे में जाना गया। अब इन तीनों नियम के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।